हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, यानी इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्लास 9th में जो पढ़े थे वास्तविक संख्याएं, वो सब हम लोग रिवाइज कर रहे थे, लेकिन अब जो है इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि धनात्मक पूर्णांकों। देखिए, अब यहाँ पूर्णांक की बात हो रही है, और पूर्णांक में कैसा पूर्णांक? तो धनात्मक पूर्णांक। याद कीजिए, पूर्णांक में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। एक धनात्मक होते हैं, यानी जो प्लस में होते हैं, और एक ऋणात्मक होते हैं जो माइनस में होते हैं, और एक जीरो होता है। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक? अनंत तक। फिर ये -1, -2, -3, -4, फिर ये कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक। ठीक है, तो ये जो हमारा माइनस अनंत से -1 तक था, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक था। और ये 0 से दाईं ओर जो था, 0 बीच में था, और दाईं ओर को हम लोगों ने क्या कहा था? धनात्मक, और बाईं ओर को हम लोगों ने ऋणात्मक पूर्णांक। यानी ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस में, और ये हमारा धनात्मक पूर्णांक प्लस में, और 0 बीचों बीच होता है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है धनात्मक पूर्णांक, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के लिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ 1 से लेकर अनंत तक। और आप याद कीजिए कि इसी को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो जब भी आपको कहा जाए धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब हुआ कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं। तो इसलिए धनात्मक पूर्णांकों यानी प्राकृत संख्याओं के 2 अति महत्वपूर्ण गुण, इसके जो 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, विशेषता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब 2 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन सा है सो देखते हैं। तो देखिए, 2 अति महत्वपूर्ण गुण है। पहला है यूक्लिड। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला जो इसका गुण है वो है किसका है? धनात्मक पूर्णांक का। और याद रखिएगा कि हमेशा ये 1 से लेकर अनंत तक के लिए ही है, जो इस टॉपिक के अनुसार 1 से लेकर अनंत तक के लिए। ठीक है, हमेशा प्लस के लिए। ठीक है, तो पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अंग्रेजी में यूक्लिड्स। यूक्लिड कौन है? देखिए, यूक्लिड जो है ये एक, यानी यूक्लिड ये प्राचीन यूनानी गणितज्ञ, यानी एक गणितज्ञ है, मतलब गणितज्ञ थे जो कहाँ के थे? प्राचीन यूनान के। इन्हीं को कहा जाता है ज्यामिति का जनक। क्या कहा जाता है? ज्यामिति का जनक, ज्यामिति का जनक। तो कहने का मतलब हुआ कि यूक्लिड जो है एक नाम है, गणितज्ञ का नाम है, जो कहाँ के थे? तो प्राचीन यूनान के। तो उन्हीं के द्वारा ये जो दिया गया गुण है धनात्मक पूर्णांकों के लिए, जो महत्वपूर्ण गुण है, वो किनके द्वारा दिया गया? यूक्लिड के द्वारा। इसलिए उन्हीं के नाम पर रखा गया यूक्लिड्स। यूक्लिड मतलब यूक्लिड का डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है भाग देने की प्रक्रिया, भाग देने की प्रक्रिया। तो पहला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड नाम है, उनके द्वारा क्या दिया गया? तो भाग देने की एक प्रक्रिया के लिए एक गुण बनाया गया। और अगला क्या है? एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम ये जो एक और आएगा आपका प्रमेय का, तो दोनों में अंतर समझेंगे। तो इसको अभी स्टॉप यहाँ करते हैं, इसको पहले देख लेते फिर आगे। फिलहाल हम लोगों ने क्या समझा कि पहला गुण था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड नाम है, विभाजन मतलब भाग देने की प्रक्रिया, यानी ये जो है किससे संबंधित है? तो भाग देने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया से संबंधित है। क्या है? एल्गोरिथम। फिलहाल इतना समझिए। देखिए, एल्गोरिथम जो है एक विधि है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एक विधि होता है। जैसे हम कोई भी चीज हल करते हैं तो हल डायरेक्ट आंसर थोड़े निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो वही पूरा जो आपका है विधि, वही आपका एक तरह से क्या हो गया? एल्गोरिथम। आगे देखेंगे, फिलहाल इतना हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और दूसरा महत्वपूर्ण गुण क्या है? अंकगणित की आधारभूत, मतलब होता है फंडामेंटल, बेसिक। ठीक है, मतलब जहां से शुरू होता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम, यानी बेसिक थ्योरम, जहां से कोई चीज शुरू होता है। किसका? तो अरिथमेटिक का, अंकगणित का, मतलब जहां से अंकगणित की शुरुआत होती है, तो जो उसका बेसिक प्रमेय है वो। तो ये 2 अति महत्वपूर्ण धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है? गुण होता है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अंग्रेजी में यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, मतलब ये भाग देने की प्रक्रिया से संबंधित एक क्या है? विधि है। ठीक है, क्या है? विधि है। कैसे वो समझेंगे।
अब हम लोग पहला गुण जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और है जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोनों को साथ लेकर पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा जो क्लास होगा वो हर एक स्टेप के लिए क्लियर होगा। यानी कहने का मतलब मैं जो हूं आपको हर चीज को समझाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि क्या करते हैं, सिलेबस समाप्त करने से मतलब रखते हैं, जैसे तैसे अपना सिलेबस खींच दिए, लेकिन मेरा वैसा नहीं होगा। हर चीज क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, क्लास थोड़ा सा ज्यादा दिनों तक चलेगा, वो अलग सी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जब तक हर एक चीज क्लियर नहीं होगा तब तक तो फिर देखने का कोई फायदा ही नहीं है। सिलेबस खत्म कर लिए और मालूम हुआ कि एग्जाम हॉल में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हर एक चीज को मैं समझाता हुआ आगे बढ़ता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो पहला महत्वपूर्ण गुण है उसको पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये तो समझ में आ गया कि यूक्लिड ये जो है गणितज्ञ का नाम है, और विभाजन मतलब भाग से संबंधित है। पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक में जो है ये भाग से संबंधित है। और यही इसका दूसरा जो है यूक्लिड विभाजन, दोनों एक ही है। देखिए यूक्लिड विभाजन दोनों जो है धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता से ही संबंधित है। आपका दोनों जो है आपका ये जो है प्रमेयिका रहे या फिर एल्गोरिथम, यानी दोनों जो है यूक्लिड, ये दोनों एक ही आदमी यानी एक ही गणितज्ञ ने इस दोनों को क्या किए थे, मतलब इस दोनों के बारे में लिखे, यानी यूक्लिड दोनों के बारे में वही आदमी लिखे हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग कोई लिखे हैं दूसरा ये अलग कोई लिखे, यानी ये स्टेटमेंट चाहे ये स्टेटमेंट दोनों अलग आदमी दिए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक ही गणितज्ञ यूक्लिड के द्वारा दिया गया है। थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है वो हम लोग आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, एक है एल्गोरिथम और एक है प्रमेयिका। मेन तो इसी दोनों में अंतर समझना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, एल्गोरिथम जो है आपका एक विधि है। क्या है? विधि है, प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ठीक है। और इसका मेन यूज हम लोग जो है इस चैप्टर में HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, निकालने में करेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? एल्गोरिथम का। यानी ये एक हमारा क्या होगा? प्रोसेस होगा, विधि होगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे हम दो संख्याओं का जब महत्तम समापवर्तक, धनात्मक संख्याओं का जब हम लोग यानी धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो कैसे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, और लास्ट में आंसर कैसे आएगा। तो ये पूरा जो आपका प्रोसेस होगा यही हमारा एल्गोरिथम होगा, ठीक है। और इसको करने में इसका यूज किया जाएगा, इसको करने में, एल्गोरिथम को करने में प्रमेयिका का यूज किया जाएगा। प्रमेयिका जो है हमारा एक कथन है। क्या है? कथन है। कैसा कथन? तो ये पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। ये पहले से सिद्ध रहेगा, सिद्ध नहीं करना है, पहले से सिद्ध रहेगा और दूसरे कथन को सिद्ध करने में इसका यूज किया जाएगा। मतलब किसको? तो एल्गोरिथम को बनाने में किसका यूज किया जाएगा? प्रमेयिका का। मतलब ये पहले से सिद्ध रहेगा, यानी पहले इसमें इसको किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगा, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगा। इसका यूज किसको करने में? यानी एल्गोरिथम को बनाने में, यानी एल्गोरिथम की से संबंधित जो HCF निकालने में हम लोग करेंगे जिसका यूज, वो कौन होगा? प्रमेयिका होगा। क्लियर है? तो प्रमेयिका एक कथन है, यानी सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में होगा। लेकिन ये एल्गोरिथम हमारा क्या है? एक विधि है, प्रोसेस है पूरा। कैसे? हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब हम लोग एल्गोरिथम और प्रमेयिका के बीच क्या अंतर होता है वो समझते, तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम 17 से, ध्यान से समझिएगा, 17 से भाग दे रहे हैं 37 में, ठीक है। 17 से भाग दे रहे हैं 37 में, ये आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। देखिए, जिससे भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। अंग्रेजी में डिवाइजर। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य, यानी
डिविडेंड। ये क्लियर है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग भाग देते, 17 से 37 में भाग देंगे कितनी बार में लगेगा, 2 बार में। 17 दूना 34, कितना बचा 3। जो बच के आता है, अगर जो पूरा पूरा कटा तो ठीक है, नहीं बचा तो ये हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्लियर है। तो देखिए, एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है और एक शेषफल होता है, और जितनी बार में लगता है ये हमारा होता है भागफल। क्या होता है, भागफल, जिसको कोसेंट कहते हैं। कोसेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। क्लियर है। अब 4 चीजें हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, और इसके बारे में एक संबंध आप लोग पढ़ेंगे। इन चारों के बीच क्या संबंध होता है वो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता है, तो देखिए आपका एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये सूत्र होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। यानी ये एक कथन है जो सिद्ध किया हुआ है। ये एक कथन है कि भाज्य जो है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है। कैसे सो देखिए, भाज्य का मतलब क्या हुआ, 37। भाज्य का मतलब हुआ 37 जो है वो किसके बराबर होता है, तो भाजक गुना भागफल मतलब 17 गुना, भाजक का मतलब 17 गुना भागफल का मतलब 2 और जोड़ शेषफल का मतलब कितना, 3। तो देखिए आप जोड़ के देखिए, 17 दूना 34 और जोड़ कितना, 3। तो देखिए आपका 37 पूरा हो गया, सही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा कथन पहले से सिद्ध किया हुआ है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। तो ये हमारा होता है। अब देखिए आपका, ये तो हमारा पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है, लेकिन जब इस चैप्टर में हम लोग आएंगे तो इस चैप्टर में क्या है हम लोग यूज करेंगे, तो भाज्य के लिए हम लोग ए यूज करेंगे। भाज्य के लिए क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। भाज्य के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, और भाजक के लिए हम लोग बी यूज करेंगे, इतना ध्यान में रखना है। भाज्य के लिए ए, भाजक के लिए बी, और भागफल के लिए हम लोग क्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्यू। क्यू का मतलब कोसेंट होता है। और शेषफल के लिए हम लोग आर यूज करेंगे। आर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो इस चैप्टर में हम लोग भाज्य के लिए ए, भाजक के लिए बी, भागफल के लिए क्यू और शेषफल के लिए आर यूज करेंगे। लेकिन आगे भी कंडीशन है, क्या, वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहां ये ध्यान में रखना है कि यहां लगाना होगा, जहां शेषफल जो है, शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल देखिए शेषफल क्या क्या हो सकता है, सो समझिए। देखिए आपका यहां 1 मिनट, शेषफल क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता वो समझते हैं। चलिए, जैसे आपने 3 से भाग दिया 9 में, तो कितनी बार में कट गया, 3 तिया 9, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। शेषफल 0 हो सकता है। चलिए, शेषफल 0 हो सकता है, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, शेषफल 0 पूरा पूरा जब कट जाएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ 5 से दे रहे हैं, मान लीजिए 17 में भाग, ठीक है, 5 से आप दे रहे हैं 17 में भाग, तो 5 से आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि 3 बार में लगा सकते हैं। अब किसी ने क्या किया कि 3 बार में नहीं लगा करके 2 बार में ही लगा दिया, कहा नहीं मैं 2 बार में लगा के देखता हूं। 5 दूना 10, तो 7 में 0 गया 7, ये तो बताइए ये 7 जो है ये आपका शेषफल 7 आ गया। 7 क्या है, इससे बड़ा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम गलत प्रोसेस से भाग लगाए हैं। एक बार और लगना था, हमारा सही होना चाहिए था। 17 में 5 से भाग देंगे तो पंक्तियां 15, 2, शेषफल हमारा ये आना चाहिए 2, लेकिन हमने क्या ले आया 7। क्यों, क्योंकि हमने एक बार कम से लगाया है, जो कि हमारा ये गलत है। याद रखना है, शेषफल कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, भाजक से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है। ये जो शेषफल होगा हमेशा छोटा होगा, किससे, 5 से छोटा, यानी ये 2 शेषफल सही है, यानी ये हमेशा इससे छोटा ही होगा। यानी शेषफल जो होगा इस भाजक से हमेशा छोटा होगा, यानी शेषफल जो होना चाहिए हमेशा छोटा, किससे, तो भाजक से, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो नहीं। क्लियर है। 2 चीजें, शेषफल 0 हो सकता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। एक और कंडीशन है, क्या है कि आपने क्या किया, यहाँ 17 में मान लीजिए 5 से आपने 17 में भाग दिया था, 5 से आपने 17 में, तो आपने क्या किया, 3 बार में लगना चाहिए था, मतलब 5 से 17 में, 5 तिया 15, 2, ये सही है हमारा प्रोसेस। आपने क्या किया, 4 से लगा दिया, 5 चौके 20, 17 में से 20 गया -3 हो गया, जो कि गलत है। यानी ये माइनस में भी नहीं आना चाहिए, यानी माइनस में भी
नहीं आना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए अगर हम इसको 0 माने 1 2 3 4 5, ये जो है संख्या रेखा पर 5 6 7, ठीक है, और इधर -1 -2 -3 -4, यानी ये 0 से इधर क्या हो गया, छोटा हो गया। माइनस वाला 0 से क्या होता है, छोटा होता है, और प्लस वाला 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब ये माइनस में कभी नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा। माइनस में आने का मतलब 0 से कभी छोटा नहीं होगा। क्लियर है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा हमेशा। तो 3 कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, तभी हमारा ये सही होगा। यानी कहने का मतलब शेषफल का मतलब कितना, r, और शेषफल का मतलब क्या होता है, r। यानी r का मान या तो 0 के बराबर होगा, या छोटा होगा भाजक से, या बड़ा होगा 0 से। ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखना है। क्लियर है। अब इस तीनों को हम लोग यदि एक में समेट करके लिखना चाहेंगे तो देखिए तीनों में शेषफल ही है। शेषफल जो होगा, शेषफल ये क्या है, किसे, यानी या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा, दोनों को देखिए 0 यहां भी है यहां भी। यानी शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा। तो शेषफल जो होगा 0 से हमेशा बड़ा का मतलब देखिए मुंह जिधर बड़ा वो बड़ा और जिधर छोटा वो, तो ये शेषफल जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, 0 से या 0 के बराबर, मतलब बराबर का इसका मतलब शेषफल जो है 2 चिन्ह है, एक बड़ा है, शेषफल जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर हो सकता है शेषफल, ठीक है। ये दोनों हो गया इसी में। और एक क्या हो गया, छोटा होगा शेषफल किससे, भाजक से। यानी शेषफल ये जो है छोटा होगा किससे, भाजक से। किससे होगा, भाजक से। तो कहने का मतलब हुआ कि शेषफल को हम लोग क्या r न माने हैं, तो r जो होगा हमेशा बड़ा या बराबर, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और छोटा होगा किससे, भाजक का मतलब a से। क्लियर है, समझ गए ना। तो यही हमारा कथन जो है एक प्रमेयिका है, ठीक है, क्या है, प्रमेयिका है, यानी लेमा है जो अभी पीछे देखे थे। यानी ये सिद्ध किया हुआ कथन है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। तो लेमा क्या होता है, यानी प्रमेयिका क्या होता है, वो आप लोग समझ गए। तो हम इसको जब लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, देखिए भाज्य का मतलब a बराबर, भाज्य का मतलब a बराबर, भाजक का मतलब b गुना, भागफल का मतलब q जोड़, शेषफल का मतलब r, ये होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना, इस किताब के मतलब इस हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारा यूज किया जाएगा, भाज्य के लिए a, भाजक के लिए b, भागफल के लिए q और शेषफल के लिए r। जहां आपका क्या होगा, r का मतलब क्या हुआ, ये शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए किससे, भाजक मतलब b से। भाजक का मतलब क्या, बीन होगा, भाजक बी, सॉरी यहाँ गलती से ए आ गया, ये भाजक है ना, भाजक का मतलब हुआ बी, बी यानी आर जो है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर। तो ये जो आपका आया कथन, यही आपका जो है क्या कहलाता है, प्रमेयिका कहलाता है। तो प्रमेयिका एक छोटा सा कथन, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। अब जिसका यूज, यानी इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कथन को सिद्ध करने में करेंगे। यानी इसका यूज हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालने में करेंगे। किस विधि से, जब हम एल्गोरिथम विधि से निकालेंगे तब। यानी प्रमेयिका का प्रयोग आपको क्या होगा, आगे जाके एल्गोरिथम के रूप में, यानी एल्गोरिथम से जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तब उसमें इसका यूज किया जाएगा। तो प्रमेयिका एक कथन है, ठीक है, सिंपल, जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिंपली ये समझिए कि ये जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका यूज किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। अब हम लोग समझते हैं एल्गोरिथम क्या है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि प्रमेयिका यानी लेमा क्या होता है। अब हम लोग एल्गोरिथम प्रयोग करते हैं। एल्गोरिथम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए आप लोग महत्तम समावर्तक 2 संख्याओं का निकालना जानते हैं। हम लोग बस महत्तम समावर्तक जो लंबी विभाजन प्रक्रिया थी, मतलब भाग दे दे करके जो निकालते थे उसी तरह निकालते हैं, उसी से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आप मान लीजिए कि 17 और 37 का निकालिए महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। क्लियर है, समापवर्तक, चलिए निकालते हैं, ठीक है। 17 और 37 का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि जो छोटा रहता है उसे भाग देते हैं बड़ा में, जो छोटा रहता है उसे भाग देते हैं बड़ा में। तो 17 से हम भाग देंगे किसमें, 37 में। क्लियर है,
समझ गए। और हम लोग इधर स्टेप भी लिखते जाएंगे। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन का मतलब हुआ कि पहला चरण मतलब शुरू में हम लोग क्या करेंगे, 17 से हमने भाग दिया 37 में, 2 बार में लगा, 17 दूना 34, 3 हो गया। देखिए अब ये हमारा होता है भाजक, क्या होता है भाजक, ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भागफल और ये हो गया हमारा शेषफल। क्लियर है, शेषफल। मतलब पहला स्टेप में क्या हुआ कि आप जो है 37 को क्या लिख सकते हैं, बस वही चीज देखिए यहाँ, ये क्या हो गया आपका प्रमेयिका, क्या हो गया प्रमेयिका, समझ रहे हैं ना, प्रमेयिका आ गया। मतलब प्रमेयिका के अनुसार, किसके अनुसार, प्रमेयिका। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था प्रमेयिका से क्या लिखिएगा आप कि 37 को क्या लिख सकते हैं आप, 37 बराबर 37 को 17 गुना 2 यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, 17 गुना 2 जोड़ क्या लिखिएगा 3। तो देखिए 17 दूना 34, 3 37 आ गया। अब आप क्या करते थे, याद कीजिए महत्तम समापवर्तक में, अब ये जो आपका शेषफल था इससे भाग देते थे किसमें, तो ये जो यहां रहता था उसमें 17, वास्तव में ये 17 क्या है भाज। अब देखिए आप शेषफल से किसमें भाग दे रहे हैं, 17 से, आप लोग पहले से जानते हैं ऐसा देना। तो ये अब आपका क्या आ गया, तो देखिए यहां से ये भाजक आ गया, क्या हो गया भाजक। तो देखिए अब शेषफल से किसमें भाग देना शुरू कर दिए, 17 में भाग देना शुरू कर दिए। क्लियर है, अब भाग दीजिए, 3 5 15, क्या आ गया 2। तो कहने का मतलब फिर अब दूसरा स्टेप आ गया यहाँ, देखिए ये भी प्रमेयिका है, आपका प्रमेयिका हो गया। मतलब 17 को क्या लिख सकते हैं, तो 17 को यानी स्टेप 2 में दूसरा में हो जाएगा प्रमेयिका से, किससे, प्रमेयिका से। आगे क्लियर करेंगे, प्रमेयिका से 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 वास्तव में क्या था, देखिए ये था आपका, ये भाजक जो था, ये देखिए अब क्या बन गया, भाज्य बन गया। यहां से ये 17 जो है अब क्या बन गया, सॉरी भाजक पहले था, यहाँ ये भाजक था, लेकिन अब यहाँ के क्या बन गया, भाज्य बन गया। क्या बन गया, भाज्य बन गया। मतलब यहाँ पहले भाजक था, अब ये भाज्य बन गया। 17 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5, 3 5 15 जोड़ 2, 3 गुना 5 प्लस 2। क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे आगे, तीसरा स्टेप में फिर ये आपका क्या हो गया, शेषफल है। अब 2 से किस में भाग देंगे, तो 2 से है इसमें 3 में। फिर देखिए ये आपका क्या हो गया, पहले शेषफल था, भाजक बन गया था, बाद में भाजक बन गया ना, भाग इसे यहां से आया शेषफल, लेकिन फिर इसमें भाग दिए तो भाजक बन गया, शेषफल क्या बन गया, भाजक। अब देखिए ये शेषफल 2 है, अब 2 से किस में भाग देंगे, 3 में, तो शेषफल क्या बन जाएगा, अब ये भाजक बन गया, भाजक। और ये क्या बन जाएगा, यहां था बेचारा क्या था, अभी 3 जो था यहाँ शेषफल था, अभी शेषफल था ना, यहाँ 3 इसका शेषफल था, लेकिन अब ये यहाँ आ गया, यानी ये क्या बन गया, अब भाज्य बन गया। क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो ये सब ध्यान में रखना आपको पड़ेगा। तो देखिए, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, 3 में भाग देंगे, 2 से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। तो अब 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 1, 3 को लिख सकते हैं स्टेप 3 में क्या लिख सकते हैं, प्रमेयिका से ही। फिर वही बात, प्रमेयिका से, क्योंकि आपका जो ही ये कंडीशन आएगा तो प्रमेयिका आ गया। प्रमेयिका से क्या हो गया, 3 बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1। क्लियर है। यहाँ ये पहले क्या, इसका शेषफल 2 था, लेकिन अब इससे किस में भाग दें, 3 में, तो इसका ये शेषफल क्या बन गया यहाँ के, अब बन जाएगा भाज्य। और इसे जब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, हो गया क्लियर। अब 1 से किस में भाग देंगे, देखिए अब फिर यहाँ ये शेषफल बन गया है, शेषफल। अब 2 से किस में भाग देंगे, ये 1 से किस में भाग देंगे, तो इसमें, ये पहले यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, अब ये 2 आएगा, तो 1 से कितनी बार में, 2 बार में। अब देखिए यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो स्टेप 4 में आपका क्या हो गया, स्टेप 4 में हो गया, यानी कहने का मतलब 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 1 गुना, यानी 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस 0। तो जब आपका शेषफल 0 आ जाता है, इसका मतलब लास्ट जो आपका ये होता है, एक भाजक था पहले इसका शेषफल, लेकिन अभी चूंकि अब भाग दे रहे हैं इसमें, इसलिए भाजक। तो लास्ट वाला जो भाजक है वो आपका क्या बन गया, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक किसका, तो आपका 17 और 37 का कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो ये आपका पूरा जो था लंबी विभाजन प्रक्रिया था। आप क्या देख रहे हैं, कितने स्टेप आए, 4 स्टेप, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था। और प्रत्येक स्टेप जो था एक प्रमेयिका था, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, प्रमेयिका है। तो ये प्रमेयिका, 4 बार प्रमेयिका का यूज किया गया। और ये जो कितने स्टेप हुए, तो 1 2 3, और ये पूरा जो आपका प्रक्रिया हुआ, यही आपका एल्गोरिथम है। क्या है, एल्गोरिथम। क्लियर है, यानी एल्गोरिथम है।
एल्गोरिथम। तो हम यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आपका प्रमेयिका जो है एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। क्या इस चैप्टर में तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, लेकिन जब आप महत्तम समावर्तक दो संख्याओं का निकालिएगा तो जो जितना भी स्टेप आएगा वो पूरा आपका क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बारे में अच्छी तरह समझा। अब हम लोग जब महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, ठीक है, बस हम लोग इस तरह करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका प्रश्न सॉल्व करना अलग बात है, जैसे तैसे आंसर मिला देंगे, लेकिन जब आप उसी चीज को क्या करेंगे, एक प्रोसेस से बनाएंगे, स्टेप वाइज स्टेप बनाएंगे, तो जो कॉपी जांच करने वाले रहते हैं उनको भी क्या आएगा, कॉपी जांच करने में मजा आएगा। अब ऐसा नहीं कि जहाँ से चीर फाड़ दिए आंसर मिला दिए बस हो गया, वैसा नहीं। आप देखिएगा कि बीबीडी हो या कोई भी हो गाइड, उसमें आपका टॉपर्स का जो लिखा हुआ रहता है तो वो देखिए वो किस तरह लिखता है, कहाँ से शुरू करता है। ठीक है, ऐसा है कि जहाँ तहाँ से लिख दिए और अच्छे नंबर्स की आशा करें, तो ऐसा ना करें। हम लोग क्या करेंगे, कैसे आंसर बनाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ये भी आगे समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।